हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की थर्ड यूनिट जो है आपके, उस यूनिट का नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत आदि हैं जो इस यूनिट का नाम है। तो इस वीडियो में है जो हम थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हॉब्स के अनुसार मानव ने सामाजिक समझौता किन कारणों से है जो किया है। तो देखो, मानव ने सामाजिक समझौता निम्नलिखित कारणों से किया है। पहला कारण है जो सुरक्षा की भावना, और दूसरा है जो सामान्य हितों की इच्छा, तीसरा है समानता की भावना, और चौथा है सबल शक्ति का अभाव। तो यहाँ पर देखिए, पहला है सुरक्षा की भावना। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्वक व दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे, इसके लिए है जो उसने सुरक्षा को अपनाया है। दूसरा कारण है हमारा कि सामान्य हितों की इच्छा। निरंतर संघर्ष और तनाव की स्थिति से अब मनुष्य इस बात के लिए सहमत हो गया कि व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर सामान्य हितों की कामना करेगा। तो इसके कारण है जो उसने सामान्य हितों की इच्छा की ओर ध्यान दिया। चौथा है जो आपके समानता की भावना। शांति हेतु व्यक्तियों ने ऐसे समझौता करना चाहा जिसमें सभी व्यक्तियों के परस्पर समानता का भाव हो। इस कारण है जो इन्होंने मानव ने आपके समझौता किया है। चौथा है जो आपके सबल शक्ति का भाव। प्राकृतिक अवस्था में मानव ने यह अनुभव किया कि स्वयं नियंत्रण या नियमन करने की सामर्थ्य उसमें है जो नहीं है। इसी कारण है जो उसने सामाजिक समझौता किया। जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी कारण है जो इसने मानव ने है जो आपके सामाजिक समझौता किया। हॉब्स ने ऐसा कहा है। ने हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपको विशेषताओं के रूप में पहली विशेषता ये ध्यान रखना है कि यह समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं। इसमें संप्रभु शासक शामिल नहीं होता, शासक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथा पूर्णतः निरंकुश है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुबंधन की रचना की गई है, जब तक निहित उद्देश्य की पूर्ति रहेगी तब तक यह अनुबंधन है जो जारी रहेगा। चौथा है यहाँ पर, यह समझौता मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंधन करने के लिए बाध्य करता है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को है जो आपको समझाना है। तो देखो, यहाँ पर है जो एक बड़ा क्वेश्चंस भी आ सकता है या आपके छोटा क्वेश्चंस भी है जो आ सकता है। तो इन पॉइंटों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राज्य सभ्यता के विकास का आधार है जिसके चार प्रमुख तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये चार हैं जो राज्य के प्रमुख तत्व हैं। देखो, राज्य की उत्पत्ति एवं कार्यों के विभिन्न सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है जो उदारवादी सिद्धांत। इसमें नकारात्मक सिद्धांत आपके राज्यों के सीमित कार्यों पर बल देता है, ठीक है। सकारात्मक सिद्धांत है जो राज्य की सकारात्मक और कल्याणकारी भूमिका पर बल देता है। नव उदारवादी सिद्धांत है जो आपके यह वैश्वीकरण के युग में राज्य की भूमिका पर बल देता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत यह राज्य को शोषण का उपकरण मानता है। और बहुलवादी दृष्टिकोण यह राज्य को की सीमित भूमिका को स्वीकार करता है। और पांचवा है उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण, यह विकासशील देशों के शोषण को स्पष्ट करता है। और आपके छठा है नारीवादी दृष्टिकोण, यह राज्य को पितृतंत्र मानता है व महिलाओं के शोषण का उपकरण है जो ये मानता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखो, राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित मानता है, अर्थात राज्य मानवीय नहीं है बल्कि दैवीय संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है अथवा इस कार्य के लिए वह किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। ऐसा है जो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपको पता चल रहा है, जो ईश्वर की ओर से तथा ईश्वर के नाम पर शासन करता है। अतः शासक अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसमें ईश्वर का अंश पाया जाता है। अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना सभी का कर्तव्य है। शासन का विरोध करना अथवा उसके आदेशों का उल्लंघन करना पाप है। ऐसा है जो आपके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति नहीं जो शासक को इच्छा और शक्ति पर बंधन लगा सके, शासकों की आज्ञा ही कानून है। तो ये है जो आपके राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक के समझौते के स्वरूप बताइए। समझौते का स्वरूप, लॉक की विचारधारा में दो समझौते पाए जाते हैं। पहला समझौता राज्य का आधार है और दूसरा समझौता है जो आपके सरकार का। इसमें लॉक के अनुसार
सरकार व राज्य को सारी शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं, बल्कि अपने प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखे गए। अतः सरकार की शक्ति सहमति पर आधारित हैं और वह सीमित हैं। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। इनकी अवहेलना पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। विद्रोह के फलस्वरूप सरकार का नवीनीकरण होगा, राज्य या समाज बना रहेगा। ठीक है, नई सरकार का गठन किया जाएगा जो लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करे। तो ये हैं तो आपके जॉन लॉक ने ऐसी अवधारणा दी है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के लक्षण बताइए। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है जो आप स्थायी रूप से विवाह संबंध स्थापित करने का उस समय लोगों में विचार न था। स्त्री पुरुष का अस्थायी विवाह संबंध स्थापित हो जाता था। ऐसा है जो आपके मातृसत्तात्मक सिद्धांत में बताया गया। और वंशों का संचालन स्त्री के द्वारा होता था। मातृवंश के अनुसार संबंध स्थापित किए जाते थे और समझे जाते थे। माता का अधिकार संतान पर समझा जाता था। माता की कुटुंब की कर्ता धर्ता तथा स्वामिनी समझी जाती थी। और उस समय है जो केवल स्त्रियों को ही मातृत्व संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार था। पुरुषों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो देखो, नागरिकता दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात नागरिक और दूसरा है जो देशीकरण से नागरिकता प्राप्त नागरिक, मतलब देश के द्वारा नागरिकता प्राप्त नागरिक। पहला है जो आपके जन्मजात नागरिक। जन्म के आधार पर दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। पहला है जो वंश अथवा रक्त संबंध के सिद्धांत पर आधारित और दूसरा है जो आपके जन्मजात सिद्धांत पर आधारित। जब नागरिकता वंश अथवा जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है तब उसे जन्मजात नागरिकता कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जहां उसके माता पिता रहते हैं। बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो तो उसे वहां का नागरिक माना जाता है। इसी में है दूसरी नागरिकता, जन्मजात सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत का विलोम है। अथवा बच्चे के माता पिता कहीं के भी रहने वाले हो पर बच्चे की नागरिकता वहीं की मिलेगी जहां उसका है जो जन्म हुआ है। तो ये है जो आपके जन्मजात नागरिकता हो जाएगी। देशीयकरण नागरिकता, तो यह नागरिकता देने की एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो अथवा उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वह एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि किसी देश की नागरिकता के प्रार्थना पत्र देता है तो संबंधित देश अपने कानूनों के अनुसार उस प्रार्थना पत्र पर विचार कर कुछ निश्चित शर्तें पूरी करने की स्थिति में नागरिकता है जो प्रदान करता है। तो ये देशीयकरण नागरिकता आपकी हो जाएगी। कि देखिए, नागरिकता के लक्षण अथवा विशेषताएं बताइए या लिखिए। तो आपके उत्तर में हो जाएगा नागरिकता के लक्षण या विशेषताएं निम्न हैं। पहला है जो नागरिकता की प्राप्ति राज्य में ही हो सकती है। ठीक है। और दूसरा है जो नागरिकता का आशय है कि राजनीतिक समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सहभागी के रूप में वह व्यक्ति है जो कार्य करेगा। तीसरा है जो आपके नागरिक होने के नाते व्यक्तियों का कतिपय अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे। और चौथा है जो नागरिक वह है जो राज्य में मत दे सकता है अथवा विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार रखता है। पांचवा है जो इसके कुछ कर्तव्य भी हैं जो होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके संप्रभुता विचार प्रस्तुत कीजिए या संप्रभुता क्या है लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर संप्रभुता यानी सॉवरेंटी लैटिन भाषा के सुपर ईज शब्द से बना है जिसका तात्पर्य है कि श्रेष्ठ या सबसे ऊपर। संप्रभुता का तात्पर्य हर स्वतंत्र राज्य में एक ऐसी अंतिम सत्ता से है जिसके आगे फिर कोई अपील नहीं होती। यह पूर्ण सार्वभौमिक, अदेय, स्थायी और अविभाज्य आपके होती हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया, किंतु आपके बारकर, लॉस्की, मैकइवर आदि बहुलवादियों ने संप्रभुता की सर्वोच्चता का है जो खंडन किया है। तो इस प्रकार से है जो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड यूनिट के निबंधात्मक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो देखने वाले। पहला क्वेश्चन है, लॉक द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक अधिकारों की विवेचना कीजिए, प्राकृतिक अधिकारों के प्रकार भी बताइए। तो देखिए, उत्तर के रूप में राजनीति दर्शन के इतिहास में लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से हॉब्स हैं जो श्रेष्ठ था।
परंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से जॉन लॉक का महत्वपूर्ण स्थान है और वह हॉब्स से ज़्यादा श्रेष्ठ था। वह केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेता ही नहीं था, अपितु पश्चिमी यूरोप अमेरिका की संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा निर्माण में भी है जो उसका महत्वपूर्ण योगदान था। लोकतांत्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि के निर्माण में उसका गौरवपूर्ण स्थान था। राजसत्ता सहमति पर ही आधारित रह सकती है। उसने ऐसी घोषणा करके दंडवाद, साम्राज्यवाद और निरंकुश शासन प्रणाली का है जो प्रबल विरोध किया था। क्रांति के अधिकार का पोषण करके समस्त एक तंत्रों को उसने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारी चुनौती दी, जिस पर फिर रूसो ने है जो भावनापूर्ण शब्दों में उद्घोषित किया है। सहिष्णुता का समर्थन करके उसने है जो उदारवाद की सूचना दी आपके जॉन लॉक ने, और कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ रहना पड़ेगा ऐसी घोषणा करके संवैधानिक प्रणाली के समर्थन के रूप में लॉक हमारे सामने आते हैं। नैसर्गिक अधिकारवाद से विधानवाद की जो लहर जॉन लॉक ने चलाई थी उसको है जो रूसो ने आगे आपके बढ़ाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति जॉन लॉक इतने जागरूक हैं कि उसने व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने का स्पष्ट अधिकार दिया और मानवीय स्वतंत्रता के इस प्रहरी को उदारवाद की आत्मा की संज्ञा है जो आपके दी जाती है। और आपके यहाँ पर जॉन लॉक ने है जो प्राकृतिक अधिकारों और निजी संपत्ति संबंधी अधिकारों के संबंध में जो विचार दिए वो इस प्रकार है। देखिए, लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही है जो समझौते के द्वारा राजनीतिक समुदाय का निर्माण होता है। शासन का प्रमुख कार्य अधिकारों की रक्षा करना, अतः यह कहना तर्क संगत प्रतीत होता है कि लॉक के प्राय सभी सिद्धांत सामाजिक समझौता, शासन विद्रोह आदि किसी न किसी रूप में उसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंध है। लॉक ने अपनी कृति ट्रीटाइज में इस बात पर बल दिया है कि राज्य के निर्माण का उद्देश्य नागरिकों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता, संपत्ति और उन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करना है जिनका उपयोग वे प्राकृतिक अवस्था में है जो करते हैं। जहाँ हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों की ओर मात्र संकेत किया है, वहाँ लॉक ने इसका है जो विस्तृत आपके वर्णन किया है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की विशेषताएं आपके दो बताई हैं। पहला है जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक, और दूसरा है कॉमनवेल्थ का अधिकार। तो यहाँ पर लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और आपके प्राकृतिक होते हैं, और समाज या कॉमनवेल्थ के निर्माण के पूर्व भी व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत हैं जो रहकर करता है। तो ये हैं जो आपके जॉन लॉक कहते हैं कि कॉमनवेल्थ से पहले हैं जो आपके प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग व्यक्ति करता है, ये जन्मसिद्ध होते हैं। हैकर के अनुसार आपके व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित होते हैं, वे उसके जन्म से ही अपरिवर्तनशील होते हैं और जीवन पर्यंत उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता। कॉमनवेल्थ का निर्माण, कॉमनवेल्थ या समाज का निर्माण इन अधिकारों को उत्पन्न करने के लिए नहीं अपितु उनकी रक्षा करने के लिए हुआ है। जो आपके प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसा है जॉन लॉक आपके कहते हैं। और लॉक के अनुसार व्यक्तियों के समाज में प्रवेश का कारण ही उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना है। अब प्राकृतिक अधिकारों के प्रकार हैं जो आपके जॉन लॉक ने बताए हैं। एक ही बताया यहाँ पर जीवन का अधिकार, जिस प्रकार हॉब्स के लिए आत्मरक्षा व्यक्ति की सर्वोत्तम प्रति है, उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करता है, उसी प्रकार लॉक की धारणा है कि आपके परंतु उसकी विचारधारा मूलतः लोकतांत्रिक ही है। ठीक है, संविधावादी विचारकों में सबसे प्रमुख लोकतंत्रवादी फ्रांस की क्रांति का प्रेरणा रूसो को ही कहा जा सकता है। लोकतंत्री धारणा की जैसी सशक्त अभिव्यक्ति उसके दर्शन में ही हुई है, संभवतः अन्य किसी विचारक के दर्शन में नहीं है। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रमुख प्रतिपादन रूसो को ही माना जाता है और वह संप्रभुता शक्ति जनता में निहित मानता है। आपके रूसो हैं जो जनता में निहित मानता है और उनका विचार है कि जनता के द्वारा संप्रभुता का सतत रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा रूसो के विचार में सरकार समुदाय की आपकी अभिकर्ता मात्र है, मतलब समुदाय को चलाने वाली मात्र हैं, जिसके द्वारा केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो समुदाय के लिए सौंपी जाए, बाकी की शक्तियों का है जो उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा है जो आपके रूसो मानते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
या संप्रभुता की परिभाषा लक्षण लिखिए। ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संप्रभुता से क्या अभिप्राय, ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो देखिए यहाँ पर आपके दिया है। संप्रभुता को हिंदी में राजसत्ता या प्रभुसत्ता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द सुप्रेनस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। राजसत्ता या राज्य का विशेष लक्षण होता है और राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपके संप्रभुता हैं। अब है जो आपकी संप्रभुता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। राज्य के सभी व्यक्ति संस्थाएं संप्रभुता के अधीन है। संप्रभुता है जो बाहरी तथा आंतरिक दोनों दृष्टि से हैं, जो आपके सर्वोपरि होती हैं। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति, अपना समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से हैं, जो स्वतंत्र हैं। ये हैं जो आपके संप्रभुता का अर्थ हो जाएगा। संप्रभुता की परिभाषा तो बांधों के अनुसार संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा और नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध है जो नहीं होता। ग्रोसियस के अनुसार संप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। अल्ताऊ के अनुसार आपके राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनी शक्ति हैं जो आपके संप्रभुता हैं। तो ये हैं जो प्रमुख परिभाषाएं आपके हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।